नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जनवरी के सेकंड वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, जैसे कि नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स या भी कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन बना हो करंट अफेयर का, उन सभी को यहाँ पर हम कवर कर रहे होंगे। साथ साथ जो करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके है उसको भी यहाँ पर हम कवर कर रहे होंगे। तो उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और कंटेंट इंपॉर्टेंट लगता है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किस टाइप से क्वेश्चन हम अंदर आपसे डिस्कस कर रहे होंगे वीडियो के, यहीं पर थोड़ा आपको बता दें। जैसे कि 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे अनाउंस किया है किसने? तो आंसर होगा यूएसए ने। उसके बारे में चर्चा होगी। पहली वुमेन चीफ बनी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, क्या नाम है उनका, बात की जाएगी। और आपको गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स दिए गए हैं अभी रिसेंटली में, किसको किसको बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, किसको किसको क्या क्या अवार्ड मिला है, बात करेंगे। राहत वानी केंद्र जो कि एक डिज़ास्टर वार्निंग होगी, अर्ली डिज़ास्टर वार्निंग है, किस राज्य के द्वारा इसको डेवलप किया गया, लॉन्च किया गया, बात करेंगे। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको मिला है। साथ साथ बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं लोगों को, उनकी भी बात की जाएगी। और अडानी ग्रुप्स जिसने एरोस्पेस पार्क इन्वेस्टमेंट किस राज्य में करने वाला है, बात होगी। और पहली कंपनी कौन है जिसको ISCC प्लस सर्टिफिकेशन मिला है वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे और भी अलग अलग टॉपिक से आपके लिए अंदर क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी को अनाउंस किया गया है नेशनल बर्ड डे के रूप में। किसने अनाउंस किया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यहाँ पर 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे के रूप में अनाउंस किया, जिसके माध्यम से बर्ड्स के रोल को इकोसिस्टम में, उनकी इम्पोर्टेंस को इकोसिस्टम में बताने के लिए यहाँ पर इसे ऑब्ज़र्व किया जाएगा, इसे सेलिब्रेट किया जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, USA के द्वारा। यहाँ पर USA की बात करें तो वॉशिंगटन DC इसकी कैपिटल है। जो बाइडन यहाँ के प्रेसिडेंट है और कमला हैरिस यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। डॉलर यहाँ की करेंसी है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है राहत वानी केंद्र। कौन सा? राहत वानी केंद्र जो कि अर्ली डिज़ास्टर वार्निंग एक सिस्टम है जिसको इनॉग्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की स्टेट चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नाम दुर्गा शंकर मिश्रा है, इनके द्वारा राहत वानी केंद्र को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, इसको लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से जब डिज़ास्टर आएगा उससे पहले ही एक वार्निंग सिस्टम जनरेट कर दिया जाएगा, जिसको अर्ली डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम कहा जा रहा है या फोरकास्टिंग कहा जा रहा है, जिससे कि जो डिज़ास्टर आने वाला है उससे पहले ही निपटने में लोगों को और जो संस्थाएं हैं उनको, अलग अलग संस्थाओं को तैयार किया जा सके और इससे मैनेज करने में भी डिज़ास्टर को आसानी होगी। तो उत्तर प्रदेश ने राहत वानी केंद्र को इनॉग्रेट किया। ये क्या है? तो अर्ली डिज़ास्टर वार्निंग एक फोरकास्ट है या फिर एक सिस्टम है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, तो मैपल ऐप क्या है? मैपल ऐप, ये ऐप ऑल एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स को दिखाएगी। कहाँ, किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो मैपल ऐप को पंजाब में लॉन्च किया गया है। पंजाब पहला स्टेट इंडिया का बना जो कि मैप कर रहा है अपने ऑलमोस्ट सारे 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स को, मतलब जहां पर रेगुलर एक्सीडेंट होते हैं उनके केसेस को ऑब्जर्व किया जाता है, उन सभी को ब्लैक स्पॉट किया गया है और इसको मैपल ऐप के माध्यम से दिखाया गया है। तो मैपल ऐप
क्या है ये? एक एक्सीडेंट दिखाने वाला, एक्सीडेंट के ब्लैक स्पॉट्स हैं जहां पर रेगुलर एक्सीडेंट होते हैं उनको दिखाने वाला एक ऐप है, एक नेविगेशन सिस्टम है। इसको कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसको पंजाब में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया? तो मैप माई इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपको पता है एशिया के डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करता है फाइनेंशियली। ये देश को यहाँ पर पैसा प्रोवाइड कराता है जिससे कि एशिया का डेवलपमेंट हो सके। भारत को भी बहुत सारे राज्यों के डेवलपमेंट के लिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इनके लिए लोन्स प्रोवाइड इसने कराए हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी रिसेंटली में बने हैं, जिनका नाम मिस्टर विकासशील है, ये भारत से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो भारत से बिलोंग करते हैं मिस्टर विकासशील, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक में बने हैं। ध्यान रखिएगा इनका नाम। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 1966 में इसे फाउंड किया गया। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। 68 कंट्रीज़ इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं और प्रेसिडेंट मसात्सुको असाकावा है। कौन है? मसात्सुको असाकावा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, पहली वुमेन जो कि $100 बिलियन को ब्लूमबर्ग की बिलियनियर्स की रिपोर्ट के अनुसार वेल्थ को कलेक्ट कर पाई हैं, वेल्थ अचीव कर पाई हैं। दुनिया में ऐसी पहली वुमेन बनी है जिन्होंने $100 बिलियन को अचीव कर लिया। इनका नाम है फ्रांसोइस बेटनकोर्ट मेयर। ये वाइस चेयरपर्सन है लॉरियल कंपनी की। लॉरियल कंपनी आप जानते हैं हेयर से रिलेटेड कुछ एडवर्टाइजमेंट अगर आपने देखा हो टीवी में तो आपको ज़रूर दिखा होगा। तो ये उन्हीं की कंपनी है और उन्होंने $100 बिलियन का यहाँ पर वेल्थ कलेक्ट कर लिया है ब्लूमबर्ग की बिलियनियर्स रिपोर्ट के अनुसार। ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लॉरियल की चेयरपर्सन। ठीक, लॉरियल कंपनी की बात करें तो 1909 में इसे फाउंड किया गया था। और दुनिया में अगर रिचेस्ट पर्सन्स की बात करें तो इस समय पर सबसे ज़्यादा पैसे के साथ इस समय पर है इलॉन मस्क, उसके बाद जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नाल्ड थर्ड पर और फोर्थ पर बिल गेट्स, लैरी एलिसन ये 5th नंबर पर है दुनिया में पैसों के मामले में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 ये किस कॉर्पोरेट को यहाँ पर दिया गया है? तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उड़ीसा की माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को यहाँ पर दिया गया। इसने जो स्पोर्ट्स है इसको प्रमोट करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और इसने जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु की है उसको यहाँ पर, उसके यंग टैलेंट्स को यहाँ पर इसने प्रमोट किया है। इसीलिए द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय भवन में इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उड़ीसा की माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को ऑनर मिला है। और किसके लिए मिला है? तो जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो यूथ टैलेंट है उनको यहाँ पर इन्होंने इमर्ज करने में मदद की, आगे बढ़ने में मदद की है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्लोब 2024 के अवार्ड्स दिए गए जिसमें बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है? सारे अवार्ड्स अभी डिस्कस करेंगे। जिनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन, ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीत चुके हैं। इन्होंने जो फिल्म बनाई थी वो ओपन हेमर है। क्या है? ओपन हेमर। इसके लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है। ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है कैलिफोर्निया में इसको ऑब्जर्व किया गया, मतलब वहाँ पर सेरेमनी इसकी ऑर्गेनाइज हुई और 81st एडिशन है ये इसका, ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर कौन है तो आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ ही देख लीजिए चिलियन मर्फी। यहाँ पर हम बात करते हैं सारे एक्टर्स की या जो भी अवार्ड्स मिले हैं उनकी। तो पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म का
अवार्ड मिला है ड्रामा कैटेगरी में ओपेनहेमर को। किसको? ओपेनहेमर। और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहेमर में ही इन्होंने डायरेक्टरी अपनी की थी, ठीक, डायरेक्टर के रूप में काम किया था। और बेस्ट मेल एक्टर की बात करें ड्रामा कैटेगरी में तो सिलियन मर्फी, जो कि ओपेनहेयर में एक्टर का इन्होंने काम किया था, उन्हीं को यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और अगर बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस की बात करें, मतलब फीमेल एक्टर की बात करें ड्रामा कैटेगरी में, तो लिली ग्लैडस्टोन, कौन? लिली ग्लैडस्टोन, जिनकी अभी पीछे आपने यह तस्वीर देख ली होगी शायद, ये है लिली ग्लैडस्टोन, इनको ये अवार्ड मिला है। इनकी फिल्म कौन सी है? तो ओपेनहेमर तो बाकी ऊपर 3 जगह आपने पढ़ ली, लेकिन इनकी फिल्म थी किलर ऑफ द फ्लावर मून। क्या? किलर ऑफ द फ्लावर मून। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल की बात करें तो ये मिला है रॉबर्ट डावने जूनियर को, ओपेनहेमर में उन्होंने काम किया था। फीमेल एक्टर बेस्ट सपोर्टिंग की बात करें तो डेविन जॉय रैंडोल्फ को मिला है। और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म द बॉय एंड द हीरोइन को मिला है। बेस्ट टीवी सीरीज़ ड्रामा की बात करें तो सक्सेशन को यहाँ पर बेस्ट टीवी सीरीज़ ड्रामा कैटेगरी में मिला है। सारे अवार्ड एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में अगर आए तो एक दो बार देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, CII नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट, ये किसको मिला? ये और इस कंपनी का एक टारगेट भी है। टारगेट क्या है? 500 प्लस वाटर पॉजिटिव बनना है इसको 2025 तक। तो इसके टारगेट को देखते हुए, साथ साथ इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए, यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प्स को CII नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट मिला है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ध्यान रखिएगा। इसका टारगेट है कि 2025 तक 500 प्लस वाटर पॉजिटिव ये बन जाएंगे। अगर हीरो मोटोकॉर्प्स की बात करें तो 1984 में इसे फाउंड किया गया था और ब्रिजमोहन लाल मंजल के द्वारा इसको फाउंड किया गया। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, हीरो मोटोकॉर्प्स। अगला क्वेश्चन, अडानी ग्रुप्स जिसने टाटा सेंटर एंड एरोस्पेस पार्क के लिए यहाँ पर तेलंगाना के साथ कोलैब किया है और तेलंगाना में ही डेटा सेंटर एंड एरोस्पेस पार्क को यहाँ पर अडानी ग्रुप के साथ डेवलप किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गवर्नमेंट है जिसने प्रेरणा प्रोग्राम को शुरू किया? प्रेरणा प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आने वाली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा शुरू किया गया है। प्रेरणा प्रोग्राम जिसके माध्यम से 9th से लेकर जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी और साथ साथ उनको एक यूनिकनेस और उनको इंस्पायर करना, उनके एक्सपीरियंस को देखना कि उनको किस फील्ड में आगे बढ़ना है और उनको इंस्पायर करना कि आप उसी फील्ड में आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ने में योगदान दें। तो यहाँ पर लीडरशिप और बच्चों के अंदर जो क्वालिटी है उसको निकालने की प्रेरणा प्रोग्राम के माध्यम से कोशिश की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस समय पर धर्मेंद्र प्रधान जी संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो इंडिया में एडिडास का बनेगा और एशिया में सिर्फ चाइना में ही बना हुआ था, मतलब एशिया में चाइना के बाहर इकलौती ऐसी इंडिया जगह होगी जहां पर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर एडिडास बनाएगा। एडिडास आप जानते होंगे, नॉर्मल जूते वगैरह इसके आते हैं, शूज़ वगैरह आपने देखे होंगे। तो एडिडास कंपनी तमिलनाडु में अपना ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर को डेवलप करेगी और उसने चूज़ किया है तमिलनाडु को चाइना के बाहर। और एशिया में सेकंड प्लेस ऐसा है, सेकंड कंट्री ऐसी है जहां पर ये अपना ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर डेवलप कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स जिसने इसरो के सैटेलाइट को लॉन्च करने में मदद की।
इसीलिए चर्चाओं में यह भी रही है। स्पेस एक्स का एक फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसकी मदद से यहाँ पर इसरो के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। सैटेलाइट का नाम है GSAT-20 या फिर नया इसका नाम है GSAT-N2। GSAT-N2 कह लीजिए या GSAT-20 कह लीजिए। इसको 3 जनवरी को इसरो ने यहाँ पर लॉन्च किया है और NSIL के मदद से यहाँ पर जो इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी उसका रॉकेट यहाँ पर यूज़ किया गया लॉन्चिंग के लिए। इसरो की बात करें तो एस सोमनाथ जी इसके इस समय पर चेयरमैन हैं। और अगर चेयरमैन हम बात करें NSIL की तो राधा कृष्णन दुरईराज ये इस समय पर इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, पहली कंपनी ऐसी कौन सी है जिसने ISCC प्लस सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। ISCC जो प्लस सर्टिफिकेशन है ये प्राप्त हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को ये जो सर्टिफिकेशन क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये पहली रिफाइनरी भारत की बन गई है जिसने अपने केमिकल्स को रिसाइकिल करके उनके अलग पॉलीमर्स बनाए जिससे कि जो भी उनका केमिकल है वो एनवायरनमेंट में हार्म ना कर सके। इसीलिए इसको ISCC प्लस सर्टिफिकेशन मिला है और पहली ऐसी रिफाइनरी बन गई है भारत की जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की बात करें तो 1958 में इसे फाउंड किया गया धीरू भाई अंबानी जी के द्वारा। महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, 16th फाइनेंस कमीशन कौन बनाए गए हैं, उसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आंसर होगा 16th नंबर के अरविंद पनगरिया जी बनाए गए हैं। ये जगह किसकी लेंगे तो 15वें नंबर के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की जिनका नाम NK सिंह है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है 16th कौन बने हैं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, तो डॉक्टर अरविंद पनगरिया। ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपसे NK सिंह वाला क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में आर्टिकल 280 में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि 5 साल का इनका पूरा पीरियड होगा जिसके लिए आपको इन्हें सिलेक्ट करना है और इसमें 5 मेंबर सिलेक्ट किए जाएंगे। 1 होंगे चेयरमैन और 4 होंगे अदर मेंबर जो इनके सपोर्ट के लिए काम करेंगे। इनका काम क्या होता है तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये संस्था काम करती है। ये जो कमीशन है ये काम करता है। अगला क्वेश्चन, मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन जो कि किनके भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में ये होती है। तो भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में ये एक्सरसाइज की जाती है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको इस बार महाजन राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, इसमें जो UAE के सोल्जर्स हैं उन्होंने यहाँ पर आके पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन अवार्ड ये किसको मिला है तो MS स्वामीनाथन अवार्ड मिलता है एग्रीकल्चर में आपके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए। तो MS स्वामीनाथन आपको पता है कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के ये जनक माने जाते हैं, इसीलिए उनके नाम पर MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया जाता है। और इस बार ये दिया गया है हरियाणा के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके एक प्रोफेसर हैं BR कंबोज को। किसको? BR कंबोज। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा की, वहाँ पर BR कंबोज प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, उनको ही MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। एग्रीकल्चर की फील्ड में इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनका अवार्ड मिला है, मतलब एग्रीकल्चर की फील्ड में साइंटिस्ट हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन कौन सी? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन भारत सरकार की एक कंपनी है और एक PSU है जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके नए बनाए गए हैं रविंद्र कुमार त्यागी। कौन? रविंद्र कुमार त्यागी। ये श्रीकांत कांदी गुप्पा की जगह यहाँ पर लेंगे। अगर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की बात करें तो 1989 में इसे फाउंड किया गया था, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, आगे बात करें,
सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन बने हैं जस्टिस बी आर गवई। कौन? जस्टिस बी आर गवई। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? तो नालसा करता है। नालसा की फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। कौन? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जो ये जस्टिस गवई साहब हैं, बी आर गवई साहब, ये संजीव खन्ना की जगह यहाँ पर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है नेवल स्टाफ, इंडियन नेवल स्टाफ में डिप्टी चीफ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इंडियन नेवल स्टाफ में डिप्टी चीफ के रूप में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी नियुक्त हुए हैं। कौन? दिनेश के त्रिपाठी जी। और इस समय पर अगर आपसे इंडियन नेवल स्टाफ के एडमिरल पूछ लिए जाए, मतलब हेड पूछ लिए जाए, तो आर हरि कुमार जी हैं जो इस समय पर इंडियन नेवल स्टाफ के चीफ हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, तो पहले वुमेन डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ महाराष्ट्र में कौन बनी है? तो पुलिस ऑफ महाराष्ट्र में पहली जो डायरेक्टर जनरल है वो बनी है रश्मि शुक्ला। कौन? रश्मि शुक्ला। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में पहली डीजी ऑफ पुलिस बनी है, डीजीपी ऑफ पुलिस बनी है, डीजीपी बनी है महाराष्ट्र में। क्या? पुलिस मतलब जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है रश्मि शुक्ला। महाराष्ट्र जिसके चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं, मुंबई नागपुर इसकी कैपिटल है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नालसा, नालसा के प्रेसिडेंट एक्टिंग चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो नालसा जो प्रेसिडेंट है उनको एक्टिंग चेयरमैन बनाया गया है नालसा मतलब कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के। कौन? जस्टिस संजीव खन्ना। कौन? जस्टिस संजीव खन्ना। ध्यान रखिएगा, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया लगभग कितना? 1156 करोड़ का। और इसी की वजह से विवाद अभी रिसेंटली में आपने मालदीव के साथ देखा कि भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने लक्षद्वीप पे बहुत सारे फाउंडेशन स्टोन रखे, लगभग 1156 करोड़ की वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी नींव रखी और लक्षद्वीप को यहाँ पर टूरिस्ट हब बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई। इसीलिए मालदीव के कुछ नेताओं को ये अच्छा नहीं लगा, उसके बाद उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर और भारत देश के जो टूरिज्म सेक्टर के कुछ लूप होल्स हैं उनको वहाँ पर उन्होंने पिंच किया, जिसकी वजह से भारत सरकार ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और बाद में जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मुइज़ू साहब, मोहम्मद मुइज़ू, उनके द्वारा उनको हटा दिया गया, मतलब उनको सस्पेंड किया गया है। ठीक, तो लक्षद्वीप जिसकी कैपिटल है कारावती, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल। कौन? प्रफुल्ल पटेल। अगला क्वेश्चन, ओडिशा, ओडिशा के एक क्रिकेटर है जिनका नाम सुमित शर्मा है, इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। रीज़न है कि जो बीसीसीआई है उसने वो जो संस्था है जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है, उसने यहाँ पर इनको पाया कि इनके पास एक से ज़्यादा यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट थे, जिसकी वजह से इनको यहाँ सस्पेंड किया गया। इनका नाम याद रखिएगा, सुमित शर्मा इनका नाम है। बीसीसीआई जो कि भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको फाउंड किया गया था 1928 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, रोजर बिर्नी से इसके प्रेसिडेंट, राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट, जय शाह सेक्रेटरी, राहुल द्रविड़ मेंस कोच, रमेश पवार वुमेन्स टीम के कोच है। अगला क्वेश्चन, खदियाल साड़ी, कौन सी? खदियाल साड़ी के लिए किस राज्य को यहाँ पर जीआई टैग मिला है? तो खदियाल साड़ी के लिए वेस्ट बंगाल को यहाँ पर जीआई टैग मिला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुराग ठाकुर जो कि भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा बीच गेम्स को कहाँ शुरू किया गया? तो बीच गेम्स को यहाँ पर कहाँ शुरू किया गया? तो गोगला, कौन? गोगला बीच है जो कि दीव यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी दीव है, वहाँ पर ये अवेलेबल बीच है, वहाँ पर बीच गेम्स को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। देख सकते हैं आप अनुराग ठाकुर जी को।
अगला क्वेश्चन, एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2024 किसने इनॉग्रेट किया है? तो आपको पता है 26 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं रिपब्लिक डे के रूप में, वहाँ पर रिपब्लिक डे की परेड भी गुजरती है। उसी की प्रैक्टिस के लिए एनसीसी रिपब्लिक डे जो कैंप है उसको शुरू किया गया है, और इसको शुरू किया गया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इनका नाम पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, जो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, इसके प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं शशि सिंह। कौन? शशि सिंह, और ये रमेश केजरीवाल की जगह लेंगे। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है कि जो 10th सेंचुरी के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, 10th जो लिखी हुई प्रतिलिपियां मिली हैं जो कि 10th सेंचुरी की हैं, और ये किन किन भाषाओं में मिली? तो संस्कृत और कन्नड़ में मिली हैं। कहाँ मिली हैं? तो गोवा, साउथर्न गोवा में ये प्राप्त हुई हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पी संतोष नियुक्त हुए हैं। कौन? पी संतोष, ध्यान रखिएगा इनका नाम, पी संतोष, जो कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, जो डोंगरिया खोंड है, जो डोंगरिया खोंड शॉल है, ये किस राज्य के लिए जीआई टैग इसको मिला है? तो उड़ीसा राज्य के लिए डोंगरिया खोंड के लिए जीआई टैग मिला है। ये क्या है? एक प्रकार की शॉल है, और ये यहाँ पर जो खोंड जनजाति है, खोंड कम्युनिटी है, वो इसको यूज़ करती है, इसको डेवलप करती है, इसीलिए इनको यहाँ पर पहचान दिलाने के लिए इसे जीआई टैग उड़ीसा के लिए दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, वॉन्चू वुड और हैंडमेड कारपेट आदि के मतलब जिंजर, इनको इसके लिए जीआई टैग किसे मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य जो कि नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, 3 देशों से अपनी सीमा टच करता है, म्यांमार, चाइना और भूटान, और इसको यहाँ पर हैंडमेड कारपेट, वॉन्चो वुडवर्क और आदि केकीर के लिए, जिंजर के लिए यहाँ पर जीआई टैग प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत ना, इंडियन गवर्नमेंट भारत पार्क को डेवलप करना चाहती है, जिसमें ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो देसी प्रोडक्ट्स हैं, उनको स्टोर कर सके, और साथ साथ उनको ग्लोबल ऑडियंस तक अपनी रीच को पहुंचा सके। इसीलिए भारत सरकार यहाँ पर भारत पार्क को डेवलप करने की बात कर रही है, और किस देश में? तो ये यूएई में डेवलप करने की यहाँ पर बात कर रही है। यूएई जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, इसके प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नयान है, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ नियुक्त हुए हैं रघुराम अय्यर। कौन? रघुराम अय्यर, जो कि सीईओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में नियुक्त हुए हैं। अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो इसको 1927 में क्रिएट किया गया था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, पीटी उषा इस समय पर इसकी प्रेसिडेंट है। ठीक, रघुराम अय्यर को आपने देखा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, सेबी एग्जीक्यूटिव एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन नियुक्त अभी हुए हैं? तो इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी राम मोहन राव जी नियुक्त हुए हैं। कौन? जी राम मोहन राव, जो कि सेबी के 3 साल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन एम्बेसडर WTO में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये सांथिल पांडियान सी हैं। कौन? सांथिल पांडियान सी, जो कि WTO में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारत के एम्बेसडर के रूप में काम ये करेंगे। ठीक, अब WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1995 में फाउंड किया गया, जिनेवा में इसका
हेडक्वार्टर है नोगोजी ओकोंजो इवेला, इसके डायरेक्टर जनरल है। और 13वें नंबर की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी वो अबू धाबी यूएई में 2024 में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी फरवरी के मंथ में। अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए? अडानी पोर्ट्स के अश्वनी गुप्ता। कौन? अश्वनी गुप्ता नए सीईओ अडानी पोर्ट्स के नियुक्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो जब वॉर होता है तो उस समय पर जो जो माँ बाप नहीं दुनिया में रह जाते, उनके बच्चे जो रहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है। उससे रिलेटेड एक डे ऑब्जर्व किया जाता है जिससे इस प्रॉब्लम को दुनिया समझे और इसके लिए कदम उठाए। इसीलिए 6 जनवरी को हम वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर इसकी थीम ऑर्फन्स लाइव्स मैटर एंड स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रंस रखी गई है। तो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स हम 2024 वाला 6 हमने जनवरी को ऑब्जर्व किया। वैसे हर साल इसी दिन ऑब्जर्व किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।